नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कानूनी अधिकार में। आज हम बात करेंगे एसिड अटैक के खिलाफ कानून के बारे में। जानेंगे वो कौन कौन से कानून हैं जिसके चलते हम शिकायत कर सकते हैं और दोषियों को सजा दिला सकते हैं। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले एसिड अटैक के बारे में। दरअसल अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एसिड अटैक भारत में देखने को मिलते हैं, जिस पर आमतौर पर पिछड़े इलाकों में एसिड अटैक किए जाते हैं और लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। चाहे वो शादी से संबंधित कोई मामला हो या फिर छेड़छाड़ से संबंधित कोई मामला हो, ऐसे में लगातार ये शिकायतें सामने आती हैं जहां एसिड अटैक कर दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पीड़ित होता है उसकी जिंदगी आगे आने वाले समय बेहद ही कठिन हो जाता है, क्योंकि एसिड अटैक के बाद उसका जो शरीर होता है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जल जाता है। तो ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है कि सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं ला रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एसिड अटैक यहां पर देखने को मिलते हैं। लगातार इस तरीके की शिकायतें आती है जहां मामूली बात को लेकर ही तेजाब फेंक दिया जाता है। सरकार की तरफ से तेजाब की बिक्री पर क्यों रोक नहीं लगाई जाती है? क्योंकि अगर तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी तो ऐसे में तेजाब नहीं बिक पाएगा और लोगों तक ये तेजाब नहीं पहुंच पाएगा। बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां पर सरकार की तरफ से प्रावधान बना दिया गया है, सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। अगर जुर्माना 10 लाख का वसूला जाता है तो 10 लाख वो पूरा जुर्माना पीड़िता के पास जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये शिकायतें थमने का नाम नहीं लेती है। लगातार गांव देहात क्षेत्र से ये शिकायतें सामने आती हैं जिसमें पीड़िता के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। अगर किसी लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया तो उस पर एसिड फेंक देते हैं, और अगर किसी लड़की ने कोई और चीज वहां पर हो गई तो मामूली सी बात पर एसिड फेंक दिया जाता है। ऐसे में बड़े सवाल तो खड़े होते हैं। सरकार की तरफ से भी धाराएं बना दी गई है, पुलिस प्रशासन भी इस पर मुस्तैद है। अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो तत्पर इस पर कार्रवाई करते हैं पुलिस के अधिकारी, लेकिन उसके बाद भी ये शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरी खास पेशकश में हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़ेंगे जो आप तक तमाम जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि एसिड अटैक के खिलाफ क्या कानून है, क्या अधिकार है, ये समझना और समझाना बेहद जरूरी है। इसलिए अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने अधिकार जानना बेहद जरूरी है। इसलिए टीवी 100 ने अपना एक खास कार्यक्रम शुरू किया है, कानूनी अधिकार, जिसमें हम हर दिन अलग अलग एक मुद्दा लाते हैं और उसके साथ ही लोगों के जो अधिकार है उसके बारे में बातचीत की जाती है। अटैक की शिकार महिला के लिए इलाज के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलता है। आईपीसी की धारा के तहत 326 बी और 326 ए के तहत 10 साल के कैद या उम्र कैद का भी प्रावधान है। सेक्शन 357 ए और सेक्शन 357 बी के तहत मुआवजे का प्रावधान भी यहां पर दिया गया है। एसिड अटैक करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सजा कम से कम मिलती है। आईपीसी की धारा 326 ए और उम्र कैद का यहां पर सजा का प्रावधान दे दिया गया है। सजा कठोर है और जो उसका मुआवजा है वो भी तेज है और ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मुआवजा ज्यादा होने के बाद भी ये जो मामले हैं ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लगातार ये मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें काफी परेशानियों वाली बात सामने आती है। दरअसल ऐसे केस ज्यादातर सामने आते हैं जहां पिछड़े इलाकों में लड़कियों ने शादी के लिए अगर मना कर दिया तो उस पर गुस्से में आके एसिड फेंक दिया जाता है, और अगर किसी लड़की से आप दोस्ती करना चाहते हैं वो मना कर रही है तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत केस हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आते हैं। सवाल बड़े हैं तो जवाब भी इसके बड़े होने चाहिए। ऐसे में सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, हर संभव कोशिश की है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जाती है। कानून बना दिए गए हैं। कानून की अगर बात करते हैं, धाराओं की बात करें तो 326 ए और 326 बी के तहत प्रावधान सजा का और मुआवजे का यहां पे दोनों है। 5 साल की सजा कम से कम होती है, ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद होती है। कम से कम 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है जो महिला की इलाज के लिए दिया जाता है। ऐसे में पुलिस तत्पर इस मामले पर कार्रवाई करती है, जल्द से जल्द कार्रवाई देखने को मिलती है और सजा दी जाती है। फिलहाल एसिड अटैक के खिलाफ आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है। भारत में लड़कियों को, महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है। ऐसे में ये चीजें सामने आती है। पिछड़े वर्ग में ये चीजें सबसे ज्यादा सामने आती है जब मामूली कहासुनी को लेकर पति पत्नियों में विवाद हो जाता है, लाठी डंडे चल जाते हैं और उसके बाद तेजाब भी फेंक दिया जाता है। सरकार से यही सरकार पहल कर सकती है कि तेजाब ना बिकने पाए। फिलहाल एसिड अटैक लगातार देखने को मिलता है, कानून इसके लिए बनाए गए हैं, तमाम कानून है, उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद भी
शिकायतें कम नहीं हो रही है। ऐसे कई केस देखे गए हैं जहां एसिड अटैक करने के बाद भी पीड़िता को धमकाया जाता है, डराया जाता है और पीड़िता शिकायत दर्ज नहीं कराती है, पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है और अगर पीड़िता की उसमें मौत हो जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। और इसी बीच संदीप दुबे जी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी आज हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक के कानून के बारे में। सबसे पहले सवाल यही है कि भारत में सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं, तेजाब फेंका जाता है, आखिर वजह क्या है? देखिए, मैं तो सबसे पहले टीवी 100 को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे गंभीर विषय पे वो आज जनता को जन जागरूक कर रहा है। भारत जैसे देश में जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, वहाँ एक बेटी को तेजाब से नहला दिया जाता है, तो ये बड़ा दुख है। अमानवीय समाज का एक चेहरा सामने आता है कि हमने मानवीय मूल्यों में कितना अवनमन हुआ है। देखिए, कुंठित मानसिकता वाले जो नवयुवक हैं या लोग हैं, वो मानवता के प्रति कितना उनका सम्मान है, अमानवीय काम करते हैं। नवयुवक, हम नए लोग कितने मानवीय तौर पे व्यवहार करते हैं। देखिए, जरूरत है कि कानून का भय लोगों में हो, कानून की जानकारी हो और ऐसे जो भ्रमित नवयुवक हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो और जो दोषी व्यक्ति भी है उसको कठोर सजा दी जाए ताकि लोग जो है इस तरह के काम करने से पहले 100 बार सोचें। मुझे अभी भी याद है कि एक एसिड अटैक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि जो एसिड अटैक की जो दोषी हैं उनके साथ कभी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि इस हमले के बाद जो पीड़िता है उसको भावनात्मक रूप से इतना आघात पहुंचता है कि उसकी भरपाई मुआवजे से या कठोर दंड से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके दर्द को कोई और महसूस नहीं कर सकता, उसकी चीख पुकार को कोई और महसूस नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो ही ना। और इसके लिए जो आपकी पहल है, टीवी 100 की पहल है, वो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और लोग जो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, उन दर्शकों को भी चाहिए कि वो जागरूक हों और एक तो ऐसा हो कि अगल बगल माहौल अच्छा बना के रखें, अपनी बेटियों का सम्मान, बच्चों का सम्मान। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटियों के साथ होता है, इस तरह घटनाएं पुरुषों के साथ भी हो जाता है। तो जो क्रूरता है वो क्रूरता काफी समाज के लिए अच्छा नहीं है। हम अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और देखिए, महिलाओं को हमेशा समाज में इसी तरह नहीं, कई तरह के हिंसा से गुजरना पड़ता है जो भयावह रूप से है। और ये जो तेजाब का हमला है, जिस विषय पे हम एसिड अटैक पे बात कर रहे हैं, लड़कियों की पूरी जिंदगी खराब कर देता है। देखिए, पीड़िता जो होती है उसके दर्द के दौरान जो तकलीफ होती है, हम लोग बार बार सोचते हैं, वो क्रूरता होती है, बहुत मुश्किल है, इसको समझना ही बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी वो लोग, जो लोग इससे पीड़ित हैं, वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जंग लड़ते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इस विषय पे हम सबको मदद करें। देखिए, आपने हमें कानूनी जानकारी के लिए बुलाया है, तो मैं चाहता हूं कि जो एसिड अटैक पे जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी के साथ इस तरह घटना होती है तो उसकी जिंदगी जो होती है पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। जो बिल्कुल, जिंदगी तो प्रभावित होती है संदीप जी, लेकिन ये मानसिकता कैसी बन गई है लोगों की कि अगर शादी के लिए मना कर दिया जाता है तो तेजाब फेंक देते हैं, मामूली बात होती है तो तेजाब फेंक देते हैं। तो ये तो बड़ा ही आसान तरीका अपना लिया है लोगों ने। देखिए, आसान तरीका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तेजाब मिले ही ना तो लोग फेंकेंगे कैसे? हमें लगता है कि ये इजी मिल भी जा रही है, लोगों के हाथ तक आ जाती है जो इसका उपयोग होता है। इससे सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन भी हैं तेजाब को लेके कि तेजाब की बिक्री कैसे नहीं हो सकती, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको इस विषय पे अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमें हमारे साथ या हमारे बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ, हमारे रिश्तों में किसी के साथ होता है, जो करता है उसके भी तो रिश्ते होते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह का घृणित काम करना नहीं चाहिए। हम लोग पीड़िता के जो निजी और सामाजिक और आर्थिक जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है जब एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं। आप इसको अगर देखें तो सरकार ने बहुत कठोर कानून भी बनाए। हाँ, मैं इसी पर अभी आ रहा था कि सरकार ने क्या कानून बनाए इसके लिए, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है बेहद खतरनाक है। इसके लिए कानून क्या है, थोड़ा आप डिटेल में समझाएं। जी देखिए, हम जब बात करते हैं तो
बराबर एक अपराध कानून संशोधन एक्ट आया था 2013 में, जब आपने देखा था निर्भया जैसी घटनाएं हुई थी, केंद्र सरकार लेके आई थी, उसके अंतर्गत प्रावधान था। पहले जो पुराने कानून थे उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा जो 326 आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उसी के अंतर्गत मामला दर्ज होता था। और आईपीसी की धारा जो 326 अगर हम जानेंगे तभी 326 ए और बी जो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है तो उसकी पूरी तरह से लोगों को पता चल जाएगा। देखिए आईपीसी की धारा 326 कहती है कि वो आरोपी पे लगाई जाती है जब कोई आरोपी किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर दे, जैसे किसी व्यक्ति को चाकू मारना, शरीर के किसी हड्डियों को तोड़ना, शरीर के किसी अंग को काटना आदि, इस तरह के जो अपराध होते हैं, या तेजाब डाल देना, तो इस तरह के अपराध के अंतर्गत 326 के अंतर्गत आईपीसी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती थी, और जिसमें अधिकतम सजा जो थी वो 10 साल का प्रावधान था। इसके बाद क्या हुआ कि जब इस तरह की घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं ये बढ़ने लगी और लगा कि ये सजा बहुत कुछ नहीं है, इसमें एक अवधि के लिए कारावास है, और वो भी सब कुछ जो है असंज्ञेय अपराध तो है, आर्थिक दंड भी है, लेकिन ये शायद इससे भी कठोर होना चाहिए। फिर उसके बाद हुआ ये कि इसमें 2 सेक्शंस को और जोड़ दिया गया, और जब 2 सेक्शन जोड़े गए तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में इसलिए जोड़ा गया कि खौफ आए और उस तरह की अपराध को वो कारित न कर पाए। जब भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ये जोड़ी गई जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें सीधे सीधे तेजाब का जिक्र हुआ कि तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छाए घोर अपहित कारित करना। तो जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर या उसे तेजाब का सेवन करा के, आप देखते हैं बहुत लोग तेजाब पिला देते हैं, जबरदस्ती मुंह में तेजाब ठूस देते हैं, ऐसी भी घटनाएं आती हैं समाज में। तो किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके अस्थायी या आंशिक नुकसान, ध्यान रखना पड़ेगा, अस्थायी या आंशिक नुकसान या कारित करेगा, ऐसे व्यक्ति या विकलांग बनाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह का काम करता है, ऐसे क्षति को या क्षति होती है, तो उन दोनों में उसको कारावास है, और जिसकी अवधि न्यूनतम, यहाँ समझने की जरूरत है, उसमें अधिकतम 10 वर्ष था 326 में, इसमें न्यूनतम जो अवधि है 10 वर्ष है, और आजीवन कारावास हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जब अपराध संगीन था तो सजा संगीन हो गई, सजा की अवधि ज्यादा हो गई। वहीं आईपीसी की धारा 326B की जब हम बात करेंगे तो साफ साफ कहता है कि यदि किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के शरीर पर घायल करने के उद्देश्य से एसिड फेंकने का प्रयास करता है तो यह भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रयास किया है, फेंकने का प्रयास किया है, तो इसमें भी मिनिमम अगर इस तरह का कोई काम करता है तो 5 साल उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो अभी आपके स्क्रीन पे बार बार एक 357B और 357C, जिसको हम अपराध कानूनी संशोधन एक्ट की बात कर रहे थे 2013 के अधीन, उसमें मुआवजा का प्रावधान किया गया। और सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके केस में साफ साफ बड़ा, आप ही बता रहे थे, चर्चा हो रही थी कि लोगों के हाथ में एसिड कहां से मिल जाते हैं, लोग एसिड का उपयोग कैसे करने लगते हैं, उसको लेकर गाइडलाइन भी एक जारी करी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने साफ साफ कहा कि एसिड की बिक्री उसी दशा में होगी जब विक्रेता खरीदार के संबंध में सारी जानकारी एवं रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। इसमें खरीदार की जानकारी और बेचे गए एसिड की मात्रा जैसी जानकारियां शामिल होंगी, यानी खरीदने बेचने वाले जिसको बेचा जा रहा है उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। इतना ही अच्छा अगर ये सिस्टम होता तो इस तरीके की जो चीजें सामने आती नहीं। आपने डिटेल में हमको समझाया जहां पर क्या सजा का प्रावधान है। ऐसे में सरकार की तरफ से सख्त कानून है, उसके बाद भी ये अपराध लगातार इतना बढ़ता जा रहा है। देखिए मुझे इस अपराध को लेके एक चीज कहनी है, वो कहनी ये है कि आम जो दुकानदार हैं जिनके पास एसिड वगैरह रहती है, उनको भी कानून का जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि एसिड रखने पे उनको 50,000 तक रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। और इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी प्रॉपर, जब इस तरह घटनाएं होती हैं, सरकार कोई घटनाएं कारित होती है तो थोड़ा सा हम सब लोग आगे आ जाते हैं, बाद में हम लोग भी चुप्पी लगा जाते हैं। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि ये चुप्पी से काम नहीं चलने वाला है, लोगों को जगाने से ही काम चलने वाला है।
और भारत में अगर लोग जागरूक हैं तो इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती। हम भारतीयों के बीच इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती साहब। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि सजा का प्रावधान कितना है। अगर कोई किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है और वो जिंदा बच जाता है तो सजा कितनी है, और अगर पीड़िता मर जाती है तो सजा कितनी है? देखिए, हमें इसको दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दिया है, सॉरी हम तेजाब के विषय में बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद हम सजा पे आते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी गाइडलाइन जारी करी उस दिशा में एसिड्स की बिक्री पे और खरीदने पे उन्होंने खुद रोक लगाई है। इसी के साथ खरीदार को एक फोटोयुक्त आईडी भी देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दुकान पे जाता है, एसिड्स मांगता है, तो जिम्मेदारी है नैतिक उस दुकानदार की जिसके पास एसिड्स है कि उस व्यक्ति का फोटो आईडी ले, जिसको वो दे रहा उसका नाम लिखे और उसको एसिड्स को खरीदने का कारण जो है उसको स्पष्ट करे कि किस कारण से वो एसिड्स खरीद के ले जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग भी देख रहे हैं, जितने भी दुकानदार देश भर में हैं और वो एसिड्स रखते हैं, तो जान लें उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि अगर आपने जो भी कोई व्यक्ति अगर आपसे एसिड्स खरीदता है और 15 दिन के अंदर आप एसडीएम के समक्ष उसकी पूरी डिटेल जो आपने लिखा है उसको जाके बताना पड़ेगा। अगर स्टॉक की जानकारी में आपने कोई गड़बड़ी पाई तो आप पे 50,000 रुपया जुर्माना लग सकता है। दूसरी बात, एक और बात जान लें, कोई भी विक्रेता जो दुकान में एसिड रखता हो वो किसी नाबालिग को एसिड की बिक्री नहीं कर सकता, वो गैर कानूनी है, उसे नहीं बेचना चाहिए। इन सभी नियमों में से किसी भी नियम की अनदेखी होगी तो 50,000 रुपया, ध्यान रहे, 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि आप किसी भी स्कूल और कॉलेज है, वहां प्रयोगशालाएं हैं, उसमें भी एसिड को इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए भी एसडीएम को जानकारी उपलब्ध कराना पड़ेगा। बिना जानकारी उपलब्ध कराए किसी भी स्कूल और कॉलेज के में आप एसिड को नहीं दे सकते। ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरी बात आते हैं, एसिड हमलों को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से भी कहा है कि वो एसिड की बिक्री को नियंत्रण करने के लिए भी अपने अपने स्तर पे कानून बनाएं। वकील साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मानुषी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून सर, मैं मानुषी दिल्ली से बात कर रही हूँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जो एसिड अटैक जो होता है, वैसे ये तो जेंडर न्यूट्रल पूरा हमारा प्रोविजन है, तो सेक्शन 326 के अंदर तो हम लोग उनको पनिशमेंट दिलवा देते हैं, बट उनका क्या सर, जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है लड़कियों को, फॉर दैट मैटर कि लड़कों को भी अगर एसिड अटैक का विक्टिम हो जाते हैं, तो परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए सर? क्या सरकार बस वहीं तक सीमित है, क्या कोर्ट वहीं तक सीमित है कि पनिशमेंट दे और खत्म हो जाए मुद्दा? नहीं, देखिए, इसमें मुआवजे का भी प्रावधान है और इस तरह की कोई विक्टिम है तो उसको मंथली मुआवजा भी गवर्नमेंट देती भी है और दिलवाती भी है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी हमले की शिकार महिलाएं होती है ना, इसकी इलाज की या पुनर्वास के लिए भी 3 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। इसमें तो कैटेगरी भी है। देखिए, 30% तक अगर कोई घायल पीड़िता है तो उसको 3 लाख मिल जाता है और 50% तक अगर कोई है तो उसको 3 से 5 लाख मिलता है और 50% से ऊपर कोई पीड़िता है तो उससे 3 से लेके 7 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर रखा है। तो जरूरी है कि हमें इसकी जानकारी भी हो। और देखिए, दूसरी बात है कि जो विशेष परिस्थिति है इसमें 8 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन एसिड पीड़िता के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर भी समितियां अब आजकल कार्य करने लगी हैं, जिसमें जिला स्तर पर आप जिला जज ले लीजिए, जिलाधिकारी ले लीजिए, एसएसपी ले लीजिए, सिविल सर्जन ले लीजिए, आदि जो है कमेटी बनी हुई है, वो पीड़िता की हालत को देख के और इस तरह की अनुशंसा भी कर देते हैं और उसका पूरा सरकार ख्याल रखती है और 10,000 रुपये महीने मिल सकते हैं। देखिए, इसमें अगर अनुशंसा है और जो आप कह रहे इस तरह के केसेस हैं तो उसको मंथली मुआवजे के रूप में एक मंथली उसको, ताकि उसका जीवन चल सके, 10,000 रुपये तक गवर्नमेंट जो है देती है। देखिए, एसिड के लिए डीएम द्वारा जो नियुक्त मजिस्ट्रेट होता है ना, उसकी निगरानी भी है, वो प्रॉपर उसकी निगरानी भी करता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम जब किसी पीड़िता से मिलते हैं या किसी पीड़िता के पास जाते हैं तो हमें कानून की बेहतर जानकारी न होने की वजह से, अभाव होने की वजह से हमें जो लाभ मिलना चाहिए हम शायद वो लाभ
नहीं ले पाते। ऐसे में तो सरकार जो है ना, इलाज भी है, किसी पीड़िता कोई पीड़ित है उसके इलाज का भी खर्च एक एक रुपया सरकार उठाएगी। ऐसा तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। तो इसलिए पहले तो अच्छा हो कि इस तरह की घटनाएं हो ना। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सब लोग भी इसकी खुल के मदद कर सकते हैं और इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है। मैं तो इसीलिए थैंक्स बोलूंगा टीवी 100 का कि लोगों को जागरूक कर रही है, और जो लोग भी टीवी 100 के माध्यम से हमें देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उनको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट की कितनी ज्यादा सुविधाएं और कितने अच्छे बेहतर कानून इसमें बने हुए हैं। और जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं किसी को पीड़ित करने का, वो भी जान लें कि इसमें फांसी तक की सजा हुई है हाल के दिनों में। तो हमें लगता है कि इस तरह की घटना करने से पहले आदमी 100 बार सोचेगा, क्योंकि इसमें तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। जी 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 सर, एक प्रैक्टिकल स्तर पे आपसे क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जैसे अगर पुलिस केस फाइल नहीं कर पाती है, वो मामला एकदम ले दे के सुलटा देती है, तो उन केसेस में जो विक्टिम्स हैं वो किसके पास अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर लाइक पुलिस इज नॉट लिसनिंग? एक तो इस तरह की घटनाएं कारित होंगी तो पुलिस 110% FIR लॉन्च करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें न करने का कोई सवाल ही नहीं। अगर वो नहीं करेगी तो पुलिस ऑफिसर ही सस्पेंड हो जाएगा जिसके पास विक्टिम गई हो। दूसरी बात, अगर नहीं ऐसा होता है तो 156(3) में आप मजिस्ट्रेट के सामने लगा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के केसेस में पुलिस बिल्कुल लापरवाही बरतेगी। जो ऑफिसर्स लापरवाही बरतेंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो हर आदमी को अपनी नौकरी की चिंता, उसे जांच करना ही है। और वो जितने बन पड़ेगा पूरा प्रशासन, क्योंकि SDM को पता हो जाता है तुरंत मामले को, DM को पता हो जाता है इन मामलों को, कमिटियां बनी हुई है जिला स्तर पे, थाने स्तर पे, सभी को पता होता है। प्रोटेक्शन भी मिलती पुलिस होगी लापरवाही नहीं विक्टिम्स कर सकती। प्रोटेक्शन भी सर मिलती होगी विक्टिम्स को, ताकि कहीं उनका मर्डर ना हो जाए, इसलिए? हाँ, आप हाईकोर्ट जा सकती है प्रोटेक्शन के लिए, और बिल्कुल सरकार और प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड कराती है। इतनी सुविधाएं हैं तो हमें लगता है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। पहले सबसे बड़ी जरूरत है, जो हमारे एंकर साहब बैठे हुए वो बार बार पूछते हैं कि इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जाए और हो ही ना। और काफी हद तक अब लगाम भी लगा है। नहीं तो पहले तो आए दिन ये टेलीविजन की सुर्खियां बनी रहती थी और टेलीविजन में इस तरह की घटनाएं आए दिन आती थी। लेकिन आज जो है ये टेलीविजन की सुर्खियां ना बन के कम से कम कठोर कानून बना है, तो उसके बाद लोगों के अंदर डर और भय आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछने के लिए। वकील साहब आगे बढ़ते हैं। आपने सारी जानकारी दी है, लेकिन अब समय कम है। सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई पीड़िता ऐसी है जिसके साथ हाल ही में अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है, किस तरीके से शिकायत करे, किस तरीके से कोर्ट में जाए, प्रावधान क्या है, कितना मुआवजा मिलेगा, जल्दी बताएं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो ही ये घटना कारित हो, तुरंत 100 नंबर को कॉल करें, पुलिस से कंसल्ट करें, पुलिस के पास जाएं, पुलिस FIR लिखेगी और सख्त से सख्त तुरंत, क्योंकि देखिए ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब गिरफ्तारी होती है किसी भी मुलजिम की, तो उसको बेल नहीं मिलता, उसको जेल ही में रहना पड़ता है। उसके बाद वो जेल में ही रहेगा। दूसरा, इस तरह की घटना होने के बाद आपकी पूरी इलाज का जितनी इलाज में पैसे लगेंगे सब सरकार लगाएगी। आपको कंपनसेशन जो है, वहां का जो SDM है, उनकी कमेटी बनी हुई है, वो उसकी मुआयना करेगी और उसके बाद आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है। 8 लाख तक रुपए कंपनसेशन मिल सकते हैं। और कानूनी रूप से आप इतना सक्षम हो, जानकारी हो कि किसी को कभी भी होता है, आपके इर्द गिर्द भी कोई आप देखें किसी के साथ होता है, तो तुरंत उस व्यक्ति को बिना देर किए किसी भी हॉस्पिटल में ले जाएंगे नजदीक के। तो कोई हॉस्पिटल उसके इलाज करने से ना नहीं कर सकता। अगर इलाज करता है तो उस हॉस्पिटल की लाइसेंस तक कैंसिल हो सकती है। सरकार की तरफ से कानून सख्त है और सजा का प्रावधान भी है, लेकिन अगर ऐसे में पीड़िता की मौत हो जाती है तो परिवार वालों को मुआवजा वगैरह कितना मिलता है? देखिए, अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो एक तो 302 में फिर 302 भी लग जाएगा और 302 लगने के बाद आपको है कि उसको फांसी भी हो जाएगी। और फिर कमेटी सब कुछ डिसाइड करेगी। जो कमिटीज हैं वो 8 लाख तक है अधिकतम, तो वो कमेटी ही डिसाइड करेगी, जो SDM की कमेटी है, कि कितना मुआवजा उसका बनता है। उतना मुआवजा वो सरकार उसको देगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को इस पे प्रयास करना चाहिए, जो लोग भी सुन रहे हैं, टीवी 100 ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, किस तरह की घटना कारित न हो, क्योंकि ये देवियों का देश है, यहाँ लड़कियों को पूजा जाता है। हम अपने पुरुष भाई बहन हो, कोई भी रिश्ते हो, ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की हम कृत्य न समाज में हो, इसके लिए हमें जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि ये तेजाब की जो घटना है वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह गारिद करता है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो बदले की भावना में काम करता है। तो वो किसी भाई का भाई नहीं है, किसी बहन का भाई नहीं है,
किसी माँ का वो बेटा नहीं है। ऐसे जाहिल लोगों को जो कठोर सजा होनी चाहिए वो कोर्ट द्वारा मिलेगी, लेकिन हमें सामाजिक भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, इसे बदले में की हुई कार्रवाई हो सकती है। तो समाज को इस तरह के घृणित मानसिकता वाले लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर बिल्कुल रखनी चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों तक सही और अहम जानकारी पहुंच गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।